कंटिन्यू करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हम टॉर्क कर रहे थे, मैंने आपको टॉर्क के बारे में बताया था कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान है ये बात। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, इसका प्रूफ वगैरह किया था, आज इसको अप्लाई करके भी देखेंगे। पहले एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं उसको कवर करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज का है, हेडिंग डालिए, उसका नाम है कपल। कपल, कपल क्या होता है? कपल होता है एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दो फोर्सेस का ऐसा सिस्टम जो कि इक्वल एंड अपोजिट हो और जिनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। सो कपल क्या है? स्टेटमेंट लिखिए साथ साथ। कपल क्या है? इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम of two equal and opposite forces having perpendicular distance between them. दो इक्वल फोर्सेस बट ऑपोजिट फोर्सेस जिनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। मतलब ध्यान देना प्लीज, 2 मिनट बाद में लिखना, समझो पहले। कहने का सिंपल सा मतलब है, सपोज करो एक ये बॉडी है, इस बॉडी पे आप दो फोर्स लगाते हो और दोनों इक्वल हैं। एक फोर्स लगाई आपने इधर से, F, और एक और फोर्स लगाई इधर से, F। दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। सपोज ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है और ये एक्सिस है, एक्सिस से ये वाली फोर्स है d1 डिस्टेंस दूर और ये वाली फोर्स है d2 डिस्टेंस दूर। तो आप मुझे बताओ, दोनों फोर्सेस भले ही अपोजिट हैं, दोनों का रोटेटरी इफेक्ट सेम होगा या नहीं होगा? खुद सोचो, सेम होगा ना? खुद सोचो। सपोज करो ये वाली फोर्स है, अगर सिर्फ ये फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी को इस तरफ रोटेट करेगी। ये कौन सी रोटेशन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हो? पॉजिटिव। अगर सिर्फ ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है तो ये भी बॉडी को इसी तरफ रोटेट करेगी, ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। सो दोनों मिलके बॉडी को एक साथ ऐसे रोटेट करेंगी। कहने का मतलब, एक फोर्स आपने लगाई इस तरफ से और एक फोर्स लगाई इस तरफ से, दोनों का रोटेटरी इफेक्ट एड अप हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों की वजह से रोटेशन बॉडी में कैसी आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या बताया था? क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। सो टोटल मोमेंट अगर हमें निकालनी है, अगर हमें मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ अ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या होता है? मोमेंट का मतलब क्या होता है? टॉर्क। मोमेंट ऑफ कपल, या दूसरा वर्ड बोलो, टॉर्क ड्यू टू कपल। ये मोमेंट या ये टॉर्क कितना होगा? ये होगा पॉजिटिव इस फोर्स की वजह से, प्लस F इंटू D1, प्लस इस फोर्स की वजह से भी पॉजिटिव F इंटू D2। तो F कॉमन, D1 प्लस D2। ये हो गया D डिस्टेंस मान लिया, D1 और D2 का सम हो गया D, तो इसको लिखोगे F इंटू D। मतलब फॉर्मूला क्या बना इसका? टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, क्योंकि F यूज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। मैग्नीट्यूड किसी भी एक फोर्स का ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, F मल्टीप्लाइड बाय दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो जाता है? टॉर्क ड्यू टू कपल। ठीक है। इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क क्या होता है?
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में नहीं है, ये कपल है। कपल में क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे आप बॉटल ओपन करते हो, ढक्कन खोलते हो तो दो उंगलियां पकड़ते हो और ऐसे घुमाते हो ना, सो दोनों उंगलियों का रोटेटरी इफेक्ट एडअप हो रहा है। दोनों उंगलियों, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? कपल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो कपल क्या है? दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन जो कि सेम रोटेटरी इफेक्ट देते हैं, भले ही दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने क्या बोला? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। भले ही फोर्सेस ऑपोजिट हैं, फोर्सेस भले ही ऑपोजिट हैं, बट रोटेटरी इफेक्ट इज इन सेम डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस का रोटेटरी इफेक्ट सेम डायरेक्शन में, बट फोर्सेस ऑपोजिट हैं। क्या ये समझ में आता है पूरा? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? Yes, sir. इतना लिखो पहले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्विलिब्रियम। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है। एक कहलाता है लीनियर इक्विलिब्रियम, जो आपने लॉज ऑफ मोशन वगैरह में पढ़ा, और दूसरा कहलाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जो अभी हम पढ़ेंगे। लीनियर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी बॉडी पे जो ओवरऑल फोर्स लग रही है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जीरो होने का मतलब फोर्स अलोंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फोर्स अलोंग राइट हैंड साइड। इसी तरह अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही करते थे ना बेटा जब भी इक्विलिब्रियम होता था, जिसमें हमने लैमीज थ्योरम भी पढ़ी थी। जब भी इक्विलिब्रियम होता था तो क्या करते थे? लेफ्ट वाली फोर्स राइट के बराबर सारे कंपोनेंट्स में ब्रेक करके, ऊपर वाली फोर्सेस सारी किसके बराबर? नीचे। अप इक्वल टू डाउन, लेफ्ट इक्वल टू राइट। ये क्या होता है? लीनियर इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो। टोटल टॉर्क किसी सिस्टम पे हो जाए जीरो। टोटल टॉर्क जीरो होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करो ये एक बीम है, आपने इधर से फोर्स लगाई F, इधर से भी फोर्स लगाई F, और ये मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। सो इस राइट साइड वाली F फोर्स की वजह से बॉडी की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रही है, इसकी वजह से जो बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा? क्लॉकवाइज। सो अगर ये भी डी डिस्टेंस पे, ये भी डी डिस्टेंस पे है, तो टोटल टॉर्क कितना हो गया? टोटल टॉर्क हो गया राइट साइड की वजह से प्लस एफ डी, लेफ्ट की वजह से माइनस एफ डी। आंसर कितना आएगा? जीरो। देयरफॉर बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही बॉडी है, ध्यान देना बेटा बबलू, सामने ये एक बॉडी है, मैंने इधर से एफ फोर्स लगाई, ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। मैंने सिर्फ ये फोर्स लगाई तो रोटेट हो रही है, मैंने सिर्फ इधर से फोर्स लगाई तो भी रोटेट होगी। बट अगर मैं दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाऊंगा तो रोटेट नहीं होगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि अब रोटेशनल मोशन नहीं है। रोटेशनल कब होगा? जब इम्बैलेंस आएगा दोनों की टॉर्क में। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये एक बॉडी है, सपोज ये सेंटर एक्सिस है, डी डिस्टेंस मैंने यहां पे लगाया, ये डी डिस्टेंस है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट बॉडी मूव कर रही है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं है सेंटर पे हो, कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट। अब ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। सपोज ये मैंने F1 फोर्स ली और इधर मैंने F2 फोर्स ली, ये दो फोर्सेस ली।
नाउ अब इसमें F2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी पॉजिटिव, F1 की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी नेगेटिव। सो इस केस में टोटल टॉर्क कितनी हो गई? टोटल टॉर्क हो गई प्लस F2D माइनस F1D। सो अगर F2 ग्रेटर देन F1 है, बॉडी मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। If F1 is greater than F2, body moves clockwise। दोनों में रोटेटरी इफेक्ट होगा, बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉर्क लग रहा है, ओवरऑल टॉर्क है। ओवरऑल टॉर्क कब नहीं होगा? जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। ये आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? दो तरह का इक्विलिब्रियम है, एक कहलाता है लीनियर और दूसरा कौन सा? रोटेशनल। लीनियर इक्विलिब्रियम कौन सा? अगर बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो कितनी हो? 0, तो बॉडी किस पे कहलाती है? लीनियर इक्विलिब्रियम पे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब बॉडी पे नेट टॉर्क क्या हो जाए? 0। टॉर्क कैसे निकालते हैं? सारी फोर्सेस कंसिडर करते हैं, सारी फोर्सेस का रोटेटरी इफेक्ट देखते हैं, टॉर्क निकल जाता है। अभी मैं न्यूमेरिकली भी समझाऊंगा। यहां तक समझ में आई बात? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर? ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और देख लो, फिर टाइम दूंगा लिखने के लिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है? एक बीम कंसिडर करो, कंसिडर अ बीम ऑन अ फल्क्रम एज शोन। ये एक बीम है। फल्क्रम का मतलब ऐसे बीच में एक वो लगाया हुआ है जहां पे बैलेंस हो रही है। जैसे ये पॉइंट है, ये मैंने यहां पे इसको रोक दिया, ये बैलेंस हो रही है, तो ये उंगली क्या हो गई? फल्क्रम हो गई, जिसके अबाउट ये रोटेट करना चाहती है। अगर मैं एक तरफ फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये रोटेटरी इफेक्ट आ जाएगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फल्क्रम। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? फल्क्रम। दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फल्क्रम। ठीक है। अब इस बॉडी पे मैं सपोज फोर्सेस लगाता हूं। अभी इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स लगाई, लेट्स सपोज इधर लगाई F1 और इधर लगाई F2। फल्क्रम पे वजन आएगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्सेस लगेंगी, ये F1 और F2 मैंने नीचे की तरफ लगाया है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। ठीक। अब इसमें अगर लीनियर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये लीनियर इक्विलिब्रियम में है, लीनियर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, अप इक्वल टू डाउन। तो इधर अगर लीनियर इक्विलिब्रियम में है तो n जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? F1 प्लस F2। तो ये कंडीशन आ गई किसकी? लीनियर इक्विलिब्रियम की। ये कंडीशन आ गई लीनियर इक्विलिब्रियम की। अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसके अबाउट है? नॉर्मल के अबाउट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ टोटल टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए? 0 के।
टोटल टॉर्क होगा कितना, जरा ध्यान से मेरे को देख के बताओ। पहला जो F2 है उसकी वजह से क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है? F2 की वजह से क्लॉकवाइज, सिर्फ F2 एक्ट करेगा तो बॉडी को ऐसे धक्का देगा, तो ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हुआ नेगेटिव मूवमेंट। F1 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हो गया पॉजिटिव। और N की वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि वो एक्सेस पे ही लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0। सो टोटल जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, नॉर्मल वाले का डिस्टेंस कितना है 0 प्लस F1 का कितना हो गया, F1 मान लिया ये D1 डिस्टेंस है और मान लिया ये D2 डिस्टेंस है। सो F1 D1 माइनस F2 D2 किसके बराबर, 0 के। सो इक्वेशन क्या बनी, F1 D1 इक्वल टू F2 D2। तो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। कॉन्सेप्ट वही है जो पहले पढ़ा। तो इक्विलिब्रियम, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो राइट साइड की फोर्स और डिस्टेंस, लेफ्ट साइड की फोर्स और डिस्टेंस, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। F1 D1 किसके बराबर होना चाहिए, F2 D2 के। ये अभी आगे और एलैबोरेट करता हूं। यहां तक क्लियर हो गया? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है बेटा? प्लीज इतना लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसी कॉन्सेप्ट से एक और चीज, सपोज करो आपको कोई हैवी लोड को उठाना है, कोई हैवी लोड लिफ्टिंग करनी है। सो क्लास 9th में 8th में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, सिंपल मशीन्स। तो एक सिंपल मशीन का कंसेप्ट है, जैसे सपोज करो यहां पे रोड पे एक बहुत हैवी लोड पड़ा है, आपको इसको पुल करना है, कम फोर्स लगा के आपको इसको उठाना है। तो आप क्या करते हो, एक रॉड लेते हो, प्रेफरेबली आयरन रॉड, उसको ऐसे नीचे रखा, यहां पे लगाया एक फल्क्रम और इधर से लगाते हो एक एफर्ट, F1। F1 क्या है, अप्लाइड फोर्स, जिसको हम एफर्ट बोलते हैं। मान लिया, अब देखा है ना कभी आपने, हैवी लोड उठाना हो, वो पहाड़ों वगैरह में जाओ, लैंडस्लाइड हो जाए, पत्थर गिरे हो, तो वो कैसे उठाते हैं, वो एक आयरन का वो लेते हैं बार, उसको रोड के नीचे रख के एक यहाँ पे वो देके सपोर्ट देके ऐसे पुल करते हैं, तो वो हैवी चीज भी लिफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है जरा देखना। मान लिया ये F1 है और लोड F2 है, लोड का जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, ये डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस D2 है। एक डिस्टेंस D1 है, एक डिस्टेंस D2 है। F2 क्या है, लोड। D1 कहलाता है एफर्ट आर्म, D2 कहलाता है लोड आर्म। D1 कहलाता है एफर्ट आर्म, D2 कहलाता है लोड आर्म। नाउ अगर बॉडी जस्ट पुल हो रही है, इफ force is just able to lift the load, तो होगा क्या, अगर फोर्स लोड को जस्ट लिफ्ट कर रही है तो यानी F1 D1 और F2 D2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। Isn't it? मैंने हल्का सा उठाया और जस्ट उसको उठा के रखा हुआ है, मतलब क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, जस्ट उठाया हुआ है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो F1 D1 इक्वल टू F2 D2। अभी देखा था ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है, F1 D1 किसके बराबर होता है, F2 D2 के। होता है कि नहीं होता? ऑनलाइन किसी को यहां तक दिक्कत बेटा? सो F1 अपॉन F2 आपका बराबर हो जाएगा D2 बाई D1। होगा कि नहीं होगा? इसको एक नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं मैकेनिकल एडवांटेज।
मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज से मेरा मतलब कि अगर D1 D2 से बड़ा है, इसका मतलब F1 F2 से छोटा होगा। Therefore we can say that by applying less effort we can lift bigger load। कम फोर्स लगा के भी मैं हैवी ऑब्जेक्ट पुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो लोड है 100 यूनिट्स, लोड है 100 यूनिट्स और फोर्स मैंने अप्लाई की 10 यूनिट्स, तो यानी ये जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ये 1:10 की रेशियो में होना चाहिए। मतलब ये अगर 1 मीटर है तो ये 10 मीटर होना चाहिए, तब ये 10 न्यूटन का फोर्स 100 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को पुल करेगा। क्योंकि आपको F1 और D1 का प्रोडक्ट F2 और D2 के प्रोडक्ट के बराबर करना है। F1 D1 के प्रोडक्ट का मतलब ये फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो अगर ये 10 न्यूटन है, इसको मैं 10 मीटर कर दूं तो ये 100 न्यूटन 1 मीटर को पुल कर लेगा। तो ये एडवांटेज हो गई ना, हम कम फोर्स लगा के, कम एफर्ट लगा के हैवी लोड को पुल कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। ये जो रेशियो हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का सबको, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा ये बात? Yes, sir. ठीक है। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं। न्यूमेरिकल समझने के लिए एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं। पहले क्या है वो कॉन्सेप्ट्स? एक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास, आपने पढ़ा है। अब एक टर्म बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यस, दोनों में फर्क होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज द पॉइंट on the body at which entire weight of body is supposed to be concentrated. Therefore, weight of body acts on center of gravity। बॉडी का जो इफेक्टिव वेट है, बॉडी का जो वजन है, वो सेंटर ऑफ मास पे एक्ट नहीं करता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। अब बच्चे पूछेंगे सर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात होना चाहिए क्योंकि हम तो वेट और मास को एक ही मानते हैं। नहीं, दोनों में फर्क है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट। अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा। फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, दोनों में फर्क है। जनरली फॉर स्मॉल बॉडीज बोथ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम। जनरल बॉडी के लिए, जैसे मैंने अपनी बात की, मेरा सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात है, बट जरूरी नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल, मैं स्पेस में चला गया, मेरा सेंटर ऑफ मास होगा, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो वेट एक्ट ही नहीं करता। स्पेस में, फ्री स्पेस में, वहां तो वेट है ही नहीं, तो वहां तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ही नहीं। क्या है? सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, और एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इफ अ बॉडी इज ऑफ वेरी लार्ज हाइट, एक बॉडी बहुत ज्यादा हाइट की है, देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी do not coincide because
ग्रेविटी वेरीज विद हाइट। जैसे सपोज ये अर्थ है, एक बॉडी मैंने कंसिडर की इतनी बड़ी, एक स्केल ले लिया 10,000 किलोमीटर हाइट का। ये तो बड़ा मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल मिडिल में। अगर ये h हाइट है तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। ऐसा क्यों? आप खुद सोचो। जो लोअर पोर्शन है उसका वेट ज्यादा होगा। यहां पे अगर मैं कोई एक्स लेंथ लेता हूं, उसका कुछ वेट है, ऊपर जाऊंगा उसका वेट कम हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी कम हो रही है कि नहीं हो रही। तो जब वजन नीचे ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बताया था? दो मासेस हैं, दो मासेस हैं। सेंटर ऑफ मास कहां होता है? टुवर्ड्स अ हेवियर मास। सो अगर मैंने बोला ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, सेंटर ऑफ मास तो मिडिल में होगा। सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, वो तो वेट पे डिपेंड करेगा। वेट ऑफ लोअर पोर्शन विल बी मोर, वेट ऑफ अपर पोर्शन विल बी लेस, बिकॉज एज यू गो टू हाइट ग्रेविटी डिक्रीजेस। सो इट मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, सेंटर ऑफ मास डिफरेंट होगा। समझ में आई बात? तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर वी कैन से दैट वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग। इट इज जनरली सेम फॉर सिमिलर। मैं अपनी बात करूं, इस रूम की बात करूं, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, उनके लिए ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही बात है। बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिफरेंट हो। समझ में आया? मैं न्यूमेरिकली अभी ये सब चीजें समझाता हूं, पहले इतना लिख लीजिए प्लीज। आगे देखो, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक और पॉइंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? साथ साथ लिखो, ये पॉइंट काम का है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी is a point where if the body is suspended it will be in equilibrium। मतलब आज तक हम जितने भी सेंटर ऑफ मास के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे ना, कि ये बॉडी को यहां पे बैलेंस कर दिया, ये बेसिकली हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे थे, क्योंकि ये बैलेंसिंग हम वेट की वजह से चेक कर रहे थे ना। तो वेट जहां पे बैलेंस हो जाए वो क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब इन सब कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ आपको बोला, ध्यान दीजिए, लिखिए क्वेश्चन साथ साथ। इन द फॉलोइंग सिचुएशन find the mass m for which system is in equilibrium। सिचुएशन ऐसी दी है, एक बीम है, ये फल्क्रम है, इधर एक वेट आपने रखा है 10 kg, इधर कितना मास रखूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे? ऐसा सिस्टम है, ये दिया है 5 मीटर्स, ये गैप दिया है 2 मीटर्स, ये सिचुएशन गिवन है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया? m1d1 इक्वल टू m2d2 लगा दो। लॉजिकली भी कर सकते हो। इसका नीचे क्या लगेगा? 10g, इसका नीचे क्या लगेगा? mg। ठीक है, आप या तो करो टॉर्क से, टॉर्क से करोगे तो क्या होगा? इसकी टॉर्क जो होगी वो होगी क्लॉकवाइज, इसकी टॉर्क जो होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या ले लोगे? नेगेटिव, -10g इंटू 5, और एंटी क्लॉकवाइज क्या लोगे? पॉजिटिव, +mg इंटू 2।
कितना हो गया 0 के बराबर, g से g कट गया, आपके पास 2m इक्वल टू 50, m आ गया 25 kg, उधर रखना पड़ेगा 25 किलो का वजन। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, आप लॉजिकली एक और तरीके से भी कर सकते हो जो आपको बताया, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो m1 कितना है 10, d1 कितना है 5, m2 कितना है m अननोन, d2 कितना है 2, m सीधा सीधा आ गया 25 kg। सो आपकी कॉल है, आप ऐसे सोचना चाहो ऐसे सोच लो, आप ऐसे सोचना चाहो ऐसे सोच लो, बट ये सिर्फ तब चलेगा जब 2 मासेस होंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे सपोज करो इस सिमिलर क्वेश्चन है, आपको बोला क्वेश्चन नंबर 2, आपको बोला यही बॉडी है, अभी 2 मिनट रुक जाओ बेटा, टाइम दूंगा लिखने का। आपका ये फल्क्रम बिल्कुल मिडल में है, एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे है, यहां पे एक तीसरा मास पड़ा है। अब ये मास है लेट्स सपोज 10 kg, ये मास है 2 kg, ये मास m है जो कि अननोन है। अब ये डिस्टेंस है लेट्स सपोज 1 मीटर, ये डिस्टेंस है लेट्स सपोज 3 मीटर्स, और ये डिस्टेंस है लेट्स सपोज 3 मीटर्स, या कुछ अलग ले लेते हैं 2 मीटर्स ले लिया, ये डिस्टेंस है लेट्स सपोज 4 मीटर्स। आपको बोला वो m मास कितना होना चाहिए। अब आप ये नहीं लगा सकते m1 d1 m2 d2, अब यहां पे आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। टॉर्क का कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे, ये आपका वो हो गया एक्सिस, इस मास का वेट नीचे लगेगा mg, इसका वेट नीचे लगेगा 2g, इसका वेट नीचे लगेगा 10g, इसकी वजह से क्या हुआ एंड क्लॉकवाइज, इसकी वजह से क्या हुआ क्लॉकवाइज, इसकी वजह से क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, माइनस माइनस प्लस। सो टोटल टॉर्क कितना हो गया 10g इंटू 4 माइनस 2g इंटू 1 माइनस mg इंटू 3, टोटल टॉर्क किसके बराबर 0 के बराबर। गधे से गधा कट गया, g से g कैंसिल, 40 माइनस 2 38 इज इक्वल टू 3m, तो m कितना हो गया 38/3 किलोग्राम। लॉजिकली समझ में आ गया बेटा। तो m1 d1 m2 d2 अंधों की तरह रट्टा मत मारो, वो तब यूज करोगे जब आपके पास क्या होगा 2 होंगे, सिर्फ 2 से ज्यादा हुए फिर तो आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, यहां तक क्लियर, ये लिखिए पहले फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दो। आपको बोला फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क, लिखो साथ साथ, डिस्क ऑफ रेडियस 10 meters, from a circular disc of radius 10 meters, a small disc of radius 2 meter is cut out from the corner। किया था ना पहले ऐसा, थोड़ा सा फर्क करेंगे बस क्वेश्चन को। लोकेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। सेंटर ऑफ मास नहीं बोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला। सेंटर ऑफ मास बोला होता तो वही लॉजिक लगाते जो हमने पहले लगाया था, अब नहीं लगाएंगे वो लॉजिक। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला है तो टॉर्क वाला लॉजिक लगेगा। कैसा लॉजिक लगेगा, सामने देखो सिचुएशन। पहले ये एक सर्कुलर डिस्क है, ये एक सर्कुलर डिस्क है। इस सर्कुलर डिस्क में से एक छोटी डिस्क को हमने कट आउट कर दिया, इस छोटी डिस्क को हमने काट के साइड में फेंक दिया। ये इसका ओवरऑल सेंटर हो गया। ठीक है, ये ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सी बोल देते हैं। इस छोटी डिस्क को फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। यहां तक बिल्कुल सेम चल रहा हूं। फर्स्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट साइड राइट साइड पे, तो सेकंड का लेफ्ट पे होगा, राइट। अब पहले मास निकालते हैं। लेट मास पर यूनिट एरिया, यहां तक बिल्कुल सेम जो अभी किया था वो मान लिया m। सो फर्स्ट सेक्शन का मास कितना होगा, फर्स्ट सेक्शन ये छोटू,
इसका रेडियस कितना दिया है 2 मीटर और बड़े वाले का रेडियस कितना दिया है 10 मीटर। 10 मीटर। सो इसका मास कितना हो गया पाई 2 स्क्वायर m। टोटल मास हो गया पाई 10 स्क्वायर m। सो m2 कितना होगा, टोटल में से छोटा मास माइनस कर दो, सो पाई m कॉमन 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो पाई m a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मानते हो बात यहां तक? मानते हो बात? तो सिचुएशन कैसी बन गई? सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपके पास ये ओवरऑल सेंटर है, ये फर्स्ट सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेकंड सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसको मैंने D2 बोल दिया, इसको मैंने D1 बोल दिया और D1 कितना है, D1 हो गया ये 2 और ये इतना, ये कितना हुआ 8 मीटर्स। D1 हो गया 8 मीटर्स। D2 आपको निकालना है। यहां पे क्या मानोगे M1G, यहां का क्या मानोगे M2G। टोटल टॉर्क कितना हो गया इसके अबाउट, टोटल टॉर्क कितना हो गया M1G इंटू D1 और M2G इंटू D2। टोटल टॉर्क किसके बराबर, 0 के बराबर। सो आपके पास आया M1D1 इक्वल टू M2D2। वही सिचुएशन जो पहले आई थी, बट पहले हमने ग्रेविटी लॉजिक नहीं लगाया था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। वहां कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती थी, यहां पे आप वेट की फॉर्म में और डिस्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करोगे। सो M1D1 इक्वल टू M2D2, तो D2 कितना हुआ M1 अपॉन M2 इंटू D1। मासेस का रेशियो M1 कितना है पाई इंटू 4 इंटू M, M2 कितना पाई इंटू M इंटू 8 इंटू 12 इंटू D2 कितना है, D2 कितना है, D2 कितना है 8 मीटर्स। सो M से M, पाई से पाई, 8 से 8, आंसर आ गया 1/3 मीटर्स। समझ में आई बात? सो फर्क थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक, तो ये था आपका टॉर्क। ये सारे मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट करेंगे जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास में पूरा एंगुलर मोमेंटम कवर कराऊंगा, फिर इनके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स करेंगे सबके। ये बेसिक न्यूमेरिकल समझ में आ गए, अप्रोच समझ में आ गई, ऑनलाइन सबको बेसिक अप्रोच समझ में आ गई बेटा इक्विलिब्रियम की। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।